अच्छी बीवी जिंदगी का सहारा होती है, जो शौहर के गम और परेशानियां बांट लेती है। अम्मी ना रहीं तो अब्बू ज़हनी तौर पर अकेले और बेसहारा होकर हर वक्त परेशान रहने लगे। एक गम ये भी था कि औलादे नरीना नहीं थी जब अम्मी फौत हुई। इस वक्त बाजी की उम्र 8-10 साल थी, जबकि सबसे छोटी बहन अभी सिर्फ 4 साल की थी। अम्मा के जाते ही घर का शराजा बिखर गया। कुछ अरसा एक फूफी हमारे घर आकर रहती, वो चली जाती तो दूसरी फूफो घर संभाल लेती। आखिर कौन कब तक किसी की खातिर अपना घर छोड़ता है। वक्त गुजरता रहा। बाजी 14-15 वर्ष की हो गई तो इन्होंने घर संभाल लिया। हालांकि वो अभी कमसीन थी, इनके गुड़ियों के खेलने के दिन थे, मगर जब कुदरत कमसीनी में बोझ कंधों पर डाल देती है तो इसे उठाना ही पड़ता है। वाला साहब की बर्तनों की दुकान थी और पहले कारोबार अच्छा खासा था। जब बेबी ना रही तो वो घर की परेशानियों में ऐसे उलझे कि कारोबार भी ठप हो गया। सच है कि शौहर की तरक्की में बीवी का बड़ा हाथ होता है। यही नहीं, लड़कियों की हिफाजत भी यही अजीम हस्ती बेहतर तौर पर कर सकती है। खानदान भर ने मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, मगर अबू जान की हिम्मत ना हुई। कुछ सौतेली माओं के रवायती सलूक का डर था और कुछ हालात भी साजगार ना थे, क्योंकि वो माशी तौर पर तबाह हो चुके थे। काफ़ी सरमाया तो वालदा की अलालत पर खर्च हो गया था और अब वो कर्जदार हो चुके थे। इन्हें दिन रात कर्ज की अदायगी की फिक्र खाई जाती। ऐसे हालात में भला कोई दूसरी शादी का क्या सोच सकता है। एक रोज़ वो इसी सोच में गलता दुकान पर बैठे थे कि मेरा कोई बेटा भी नहीं जो मेरे बाद मेरी बच्चियों की हिफाजत करता। तभी एक नौजवान दुकान पर आया जो कुछ परेशान था। अब्बा जान ने वजह दरियाफ्त की तो इसने कहा, चाचा जान, मैं अपने गांव से नौकरी की तलाश में आया हूँ। रहने को माकूल ठिकाना नहीं मिल रहा और होटल के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कोई मकान किराए पर दिलवा दें तो बहुत मशकूर होऊंगा। नौजवान की परेशानी देखकर अब्बा जान का दिल नरम हो गया। सोचा कि अगर बेटा होता और वो इस तरह परदेश में बेआसरा होता तो क्या हालत होती। हमदर्दी से बोले, बेटा तुम शरीफ मालूम होते हो और कोई बेटा भी नहीं है, मैं बस बेटे की हसरत ही है। अगर तुम मुझे अपने बाप की जगह समझो तो मेरा मकान, जिसका एक कमरा मैं किराए में पर दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में 3 बच्चियाँ हैं जिनकी माँ फौत हो चुकी है। तुम इन्हें अपनी बहनों की जगह समझना होगा। नौजवान ने खुश होकर कहा, आप फिक्र ना कीजिए चाचा, मुझे अपना बेटा ही समझे। मुझे सिर्फ एक कमरे की ज़रूरत है और अगर 2 वक्त का पका हुआ खाना मिल जाए तो मैं इसकी रकम भी अलहदा अदा कर दूंगा। मैं होटल का खाना नहीं खा सकता, बीमार हो जाता हूँ। कुछ वालिद रहमदिल थे और कुछ इस नौजवान के एतबार शरीफाना थे। अब्बा जान इस पर भरोसा करके इसे घर ले आए और बैठक वाला हिस्सा इसके हवाले करके चाबी थमा दी। एक पलंग बमा बिस्तर, एक मेज़, 2 कुर्सियां और एक अलमारी, गोया कमरा बमा फर्नीचर नौजवान के हवाले कर दिया गया। खाने का बंदोबस्त भी हमें ही करना था। हमारे किराएदार का नाम मुश्ताक अहमद था। वो हर माह की पहली तारीख को कमरे का किराया और खाने के अखराजात अदा कर देता, जो हमारे लिए किसी गैबी अमदाद से कम न था। इसके अलावा वो घर के अंदर भी नहीं आता था, बैरूनी दरवाजे से बैठक में चला जाता और वहीं से इसका आना जाना था। हम बड़ी बहनें इसके सामने नहीं जाती थी, अलबत्ता हमारी छोटी बहन नादरा इससे बातचीत कर लेती थी और वही इसे नाश्ता और खाना भी देती थी। जब वो सुबह नाश्ता करके चला जाता तो बाजी या मैं जाकर इसके कमरे की सफाई कर दिया करती थी। हफ्ते में एक बार हम इसके बिस्तर की चादर बदल लेती और बर्तन वगैरह उठा लेती। इसके अलावा हमारा इससे कोई ताल्लुक ना था। अलबत्ता रात को जब अब्बा जान दुकान से लौटते और इनका मूड होता तो वो थोड़ी देर के लिए मुश्ताक के पास जाकर गपशप लगा लेते। इस तरह मुश्ताक को तन्हाई का एहसास ना होता और अब्बा जान का भी अच्छा वक्त गुजर जाता। एक दिन मुश्ताक एक कंपनी में मुलाजिम था और इसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपने घर मनी ऑर्डर कर दिया करता था और हमें इससे कोई शिकायत ना थी। वक्त अच्छा गुजर रहा था। 6 माह बाद जब इसकी तरक्की हुई तो इसने खाने की रकम में खुद ही कुछ इजाफा कर दिया। इस नौजवान को हमारे यहाँ रहते हुए 8 माह हो चुके थे। एक रोज़ साहिवाल से मेरे चाचा जान मिलने आई। इन्होंने जब घर में छोटा सा होटल खुला देखा तो इन्हें सख्त नागवार गुजरा। वो अब्बा जान से कहने लगे, मियाँ भाई साहब, आपकी अकल को क्या हो गया है। घर में 3 जवान बच्चियाँ हैं जिनके सर पर माँ का साया भी नहीं है और आपने एक गैर शख्स को घर में ठहरा रखा है। हद तो यह है कि इसका खाना पीना भी सब है। अब्बा जान ने जवाब दिया, भाई हर किसी की नीयत पर शक नहीं करते। लड़का शरीफ और परदेसी है, यहाँ इसका कोई नहीं था। हमने महज हमदर्दी की खातिर इसे पनाह दी है और इसने आज तक हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। चाचा जान बोले, जो भी हो आपका ये इकदाम दुरुस्त नहीं, ज़माना बहुत ख़राब है और आपने अपनी बच्चियों का ब्याह भी है। रिश्ते करने वाले इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हैं। ताम अब्बा जान ने कुछ ऐसी दलील
लेंदी के चचा खामोश हो गए और वो छोटे होने की वजह से ज़्यादा कुछ कह भी ना सकते थे। वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों में बाजी के रवैये में तब्दीलियां महसूस कर रही थी। वो मुश्ताक का बेचैनी से इंतज़ार करती और ज़रा सी आहट पर जल्दी से खाना गर्म करने लगती। कभी कभी वो खिड़की की ओर से इसकी एक झलक देखने की कोशिश भी करती। इस दौरान कई बार मुश्ताक की नज़र भी अचानक उठ जाती और वो बाजी को देख लेता। इसे बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि कोई इसे चोरी छुपे देखता है और इसके तमाम काम नहायत दिलचस्पी से करता है। अब इसका खाना पकाना, कमरे की सफाई, यहाँ तक कि कपड़े धोने जैसे काम भी बाजी अपने हाथ से करने लगी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि बाजी ने शायद दिल में ये आस लगा ली है कि अब्बाजान इसका रिश्ता मुश्ताक से कर देंगे। क्या खबर अब्बाजान के दिल में भी यही ख्याल हो, क्योंकि वो वाकई एक अच्छा लड़का था। बहरहाल दिल की बात दिल में ही रह गई और हालात ने इस अंदाज से करवट बदली कि हम सब पहुँच के रह गए। हुआ ये कि एक दिन अचानक अब्बाजान को साहिवाल से तार मिला कि इनकी बहन फौत हो गई है। इस मजबूरी के तहत अब्बाजान का जाना लाजमी था। वो मेरी छोटी बहन को साथ लेकर साहिवाल रवाना हो गए। जाते हुए हमें हदायत की कि बेटा तुम लोग फिक्र ना करना, मैं रात 10-12 बजे तक वापस लौट आऊँगा और अगर ना आ सकूँ तो सामने वाली खाला आमना को बुलाकर अपने पास सुला लेना। मैं इनसे कहता जाऊँगा। जब घर में सिर्फ मैं और बाजी नवेदा अकेले रह गए तो जाहिर है नाश्ता और खाना हम दोनों में से किसी एक को ही देना था। हमने कहा बाजी आज आप ही मुश्ताक को नाश्ता दे दें। मैं सामने नहीं जाती। मैं बावर्ची खाने में बैठी रही और बाजी नाश्ते की ट्रे लेकर मुश्ताक के कमरे की तरफ चली गई। इन्होंने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, ट्रे पकड़ लीजिए, आज बेबी छोटी बहन घर पर नहीं है। वो कहाँ गई है? मुश्ताक ने सवाल किया। वो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। कल शाम अब्बाजान को इत्तला मिली थी कि इनकी बहन का इंतकाल हो गया है और वो सुबह 4 बजे वाली गाड़ी से इसे साथ लेकर साहिवाल चले गए हैं। शायद रात तक लौटेंगे। ये सुनकर मुश्ताक को गोया कदरे सुकून मिला। वो बोला, आप अंदर आकर ट्रे मेज़ पर रख दीजिए। बाहर क्यों खड़ी हैं? क्या मुझ पर एतबार नहीं? साल भर होने को है। क्या अभी तक आप मुझे गैर ही समझती हैं? बाजी का दिल तो पहले ही तक कर रहा था। ये जज्बाती जुमले सुनकर वो खुद पर काबू ना रख सकी और सर पर दुपट्टा जमाकर बैठक में दाखिल हो गई। मुश्ताक ने कहा, आप कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। इस परदेश में जिस तरह आप लोग मेरे साथ पेश आए, मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग इतने मुखलिस भी होते हैं। ऐसे तो अपने भी खिदमत नहीं करते। मैं बहुत दिनों से शुक्रिया अदा करना चाह रहा था मगर मौका नहीं मिला। शुक्र है आज बात हो गई। मैंने पर्दे की ओर से देखा। बाजी सर झुकाए खामोश खड़ी रही और फिर धीमे से जी हाँ कहकर उल्टे कदमों लौट आई। मुश्ताक के मुंह से ऐसे तारीफी कलमात सुनकर मैं भी खुश हो गई और मेरे दिल में भी इसकी कदर बढ़ गई। रात 8 बजे वो दफ्तर से वापस आ गया। इसने रात के खाने की ट्रेली खाना खाया और फिर सर पर रुमाल बांधकर सो गया। मैंने और बाजी ने मशवरा किया कि हम रात 10 बजे तक अब्बाजान का इंतज़ार करेंगे, वरना सामने वाली खाला आमना को बुला लेंगे। 9:30 बजे के करीब बैठक के अंदरूनी दरवाजे पर, जो हमारे घर के अंदर खुलता था, मुश्ताक ने दस्तक दी। बाजी दरवाजे पर गई तो वो बोला, अगर जहमत ना हो तो एक प्याली चाय बना दे, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। मैं ज़रा बाहर से दर्द की गोली ले आता हूँ, आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर दे, जब मैं आऊँगा तो खोल देना। वो चला गया। बाजी ने इसके कमरे के दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ाई और चाय बनाने लगी। मैं बिस्तर पर लेटकर रिसाला पढ़ रही थी कि वर्क गर्दानी करते करते मेरी आंख लग गई। मुझे नहीं मालूम कि बाजी कब तक इसका इंतज़ार करती रही और वो कब वापस आया, क्योंकि मेरी आंख खुली और ना ही कोई आहट सुनाई दी। चूँकि अब्बाजान को सुबह 4 बजे वाली गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए हम दोनों बहनें गुज़िश्ता शब 3 बजे ही की जागी हुई थी। इसी थकन की वजह से मैं गहरी नींद सो गई। हुआ ये कि जब बेजी मुश्ताक को चाय देने गई तो इसने चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर इन्हें रोकना चाहा और बोला, क्या आज आप एक प्याली मेरे साथ बैठकर चाय पी सकती हैं? बाजी अपने लिए भी चाय बनाकर ले गई थी। इतनी देर में मुश्ताक ने खामोशी से प्याली में ख्वाब आवर गोलियां मिला दी और प्याली इसने बाजी के थमाते हुए, मेरी आरज़ू है कि आज आप ये चाय मेरे साथ बैठकर पिए। इस तरह इसने बाजी वाली प्याली खुद उठा ली और जिसमें नशा और आवर दवा मिली थी वो बाजी को दे दी। रात का वक्त था। बाजी घबरा रही थी क्योंकि मैं सो चुकी थी और इन्होंने मुश्ताक के इंतज़ार में आमना खालों को भी नहीं बुलाया था। इन्होंने जल्दी जल्दी चाय पी ली और जब उठकर जाने लगी तो मुश्ताक ने बहाने से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर तकलीफ़ ना हो तो अलमारी के खाने से बाम की शीशी निकाल दें। बाजी ने अलमारी खोली और तलाश करने लगी।
मगर वहाँ शीशी होती तो मिलती। इसके बाद बाजी बताती हैं कि इन्हें चक्कर सा आया और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इन्हें कुछ खबर ना रही कि फिर क्या हुआ। रात के 3 बज रहे थे। मैं इस वक्त किसी को बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि इसमें हमारी रुसवाई और बदनामी थी, मगर बाजी को तो भाई इमदाद भी देना इतना ही ज़रूरी था क्योंकि इनकी जान जाने का अंदेशा था। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि इज्जत जान से ज़्यादा कीमती होती है। मुझे रात गए किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए। मुमकिन है बाजी को खुद ही होश आ जाए। अगर ज़िंदगी हुई तो बच जाएंगी। इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है जो बदनामी के दागों से बदसूरत हो जाए। मैंने बाजी के मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। वो होश में आ गई, मगर वो दवा के असर से ज़्यादा सदमे से निढाल थी। अपने साथ होने वाले हादसे का एहसास करके वो फिर से बेहोश हो गई। तमाम रात इनके सराहने बैठकर रोती रही और दुआ करते रही कि ऐ खुदा हमारी लाज रख ले। गालबन बाजी की हालत देखकर ही मुश्ताक ने रात की तारीकी में फरार होने में आफियत जानने वाले साहब दूसरी रात को लौट सके। इस वक्त तक बाजी पर से दवा का नशा तो उतर चुका था, मगर जो जुल्म हुआ था इसकी वजह से इनकी हालत गैर थी। मुझे तमाम हालात अब्बा जान को बताने पड़े क्योंकि हकीकत छुपाई नहीं जा सकती थी। वो बहुत दुखी हुए, मगर अब पछताने से क्या होता। अपनी इज्जत के लुटेरे को इन्होंने खुद घर में जगह दी थी। इन्होंने इस नाक को खुद पाला था जिसने एहसान का बदला नामोस डास कर दिया। इन्हें चाचा की बात याद आ रही थी कि इन्होंने कितना सच कहा था कि इस ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं करना। बाजी कुछ दिनों बाद संभल गई। हम सब ने चुप साध ली और इस वाक़ये का किसी से जिक्र ना किया क्योंकि इसमें हमारी अपनी सब अगर ज़रा सी बात फैल जाती तो सिर्फ बाजी ही नहीं, हम सब बहनों की ज़िंदगी भी खराब हो जाती। आज हम सब बहनें बेहई जा चुकी हैं और अपने घरों में बहुत खुश हैं, लेकिन आज भी जब वो भयानक वाक़या याद आता है तो दिल तड़प उठता है।